बेती या भीमराव अम्बेडकर, इस समय भीमराव ये अम्बेडकर जो राधा भैया का इलाका उसी में है बेती झील। तो बेती झील ए चलिए एक है। एक मिनट सर, एक क्या बोलते हैं नौसावर, क्या बोलते हैं उसको, जो इटावा का क्या कौन सा झील है? सरसई नावा, सरसई नौसा, सरसई नावा झील, ठीक, सरसई नावा इटावा का झील है। ठीक सब कुछ। चलिए ठीक है, आइए, लगभग आधे घंटे तक हो गया रिवीजन। आप लोग टाइम से जुड़ जाया कीजिए, आज भी देखें कि लोग 9:30 के आसपास जुड़ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। और आज टैब नहीं है तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को हो सकती है ना, देखते रहिएगा। आज करंट पढ़ा जाएगा क्या सर? पहले करंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं ना। करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, करंट डेली के लिए रहेगा ना 8 घंटे। वही, अगर वही पढ़ा जाए केवल क्या कहते हैं घटना सार, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं, घटना सार देखिए, घटना सार 6 महीने के पीछे वाली तो चलेगी, यूट्यूब वाले पे भी चलेगी, इधर से ले लिया जाएगा कवर करके। क्योंकि देखिए हम लोग को जाना है सितंबर में ना, तो क्योंकि क्या है, इसका रिवीजन हो नहीं पाता। किसका? जो किताब है उसका रिवीजन हो जाता है, घटना सार का हम लोग पढ़ भी लेते हैं। नहीं, इसका जैसे हम 2 तरीके से बना रहे हैं ना, ये तो आपको पढ़ा देंगे अभी, ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन बना के आप लोगों को दे देंगे ऐसे क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन भी बन गया है, ठीक है। क्योंकि घटना सार, मान लीजिए घटना सार तो पढ़ ही देंगे हम लोग, लेकिन हम लोग डे टू डे वाला छूटता जाएगा ना, तो डे टू डे वाला छूटने से बहुत समस्या हो रही है। आप देखिए ना कहाँ से उठाया हो क्वेश्चन, लोग लेखपाल में, लोअर में तो और टेप ले जाएगा हमको लग रहा है। आइए, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज शुरू हो रहा है, जो कि 26 मई को भारत में देश का पहला ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन बैटरी स्टोरेज सिस्टम BESS शुरू किया गया है। और यह कितनी गीगावाट की क्षमता है, तो इसकी जो गीगावाट क्षमता है कितनी है, 3.37 गीगावाट है पर घंटे, ठीक। और यह किसके द्वारा लगाया जा रहा है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के कच्छ में लगाया जा रहा है, ठीक है, खवड़ा में। कहाँ पर? खवड़ा में। नाम याद रखिएगा, कहाँ लगाया जा रहा है? खवड़ा में। कहाँ लगाया जा रहा है? खवड़ा में लगाया जा रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, और जो गुजरात का कच्छ जिला है, यह क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। क्यों कन्हैया जी, सही है ना? ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और क्या बोलते हैं, शायद सांसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा जो है वो लद्दाख है। संसदीय क्षेत्र एरिया वाइज, जबकि जनसंख्या में थाने है। चलिए, तो अडानी एनर्जी ने गुजरात के कच्छ सीमा पर, ठीक है, और कच्छ में आप जानते हैं, अभी कच्छ के बारे में आप रोहित जी प्रश्न पूछ रहे थे, तो बहुत सारी चीजों को आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन कच्छ में जो हड़प्पा कालीन स्थल मिले हैं, देसुधौ, आपको याद होगा कोड, देसुधौ, ठीक है। दे से क्या हो जाएगा? देसलपुर। सु से क्या हो जाएगा? कोटदा और धौलावीरा। ये याद था आप लोगों को? ये तीनों स्थल कच्छ में है, ठीक, क्लियर है? देसुधौ कच्छ, देसुधौ कच्छ, ठीक। देसुधौ कच्छ, कच्छ में ये हो गया। और रंगपुर, लोथल और रोजदी, लिख दें? लिख रहे हैं आप लोग? देसुधौ कच्छ, इसको नोट कर लिया ना, लिख लीजिए। प्रभास भी शायद, रंगपुर, रोजदी और लोथल, ये कहाँ पर है? हाथखाड़ी में।
ये खंभात के पास है। कहाँ पर है? खंभात की खाड़ी के पास। ठीक, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो इसका कोड है रो रंग लो खंभा। कोड क्या है इसका? रो रंग लो खंभा। रो रंग लो खंभा। क्लियर है? देखिए, कच्छ आया, कच्छ से रिलेटेड हमने आसपास की जितनी चीजें हो सकती थी एंशियंट हिस्ट्री की बता दी। नोट कर लिया मनीष जी, रोहित, मोहित जी, आप लोगों ने? हाँ, ठीक है, बोलते बताते रहिएगा, क्योंकि आज टैब है नहीं, थोड़ा सा समस्या हो रहा है क्योंकि छोटी स्क्रीन है लिखने में। ठीक है, चलिए। और जो बीई ऐसा सिस्टम है, ये बैटरियां सौर और पवन ऊर्जा से बनी बिजली को स्टोर करेंगी। इसको सौर और पवन ऊर्जा से बनी बिजली को स्टोर करेंगी और फिर इसे जरूरत पड़ने पर शहर में सप्लाई कर दी जाएगी। यह सिस्टम इस तरह से है कि इस सिस्टम से पूरे एक साथ, जैसे गोवा, इंदौर, चंडीगढ़ में बिजली दी जा सकती है। और इस सिस्टम से 1.2 करोड़ एलईडी बल्ब जो है वो जलाए जा सकते हैं, 10 घंटे तक लगातार जला के रखे जा सकते हैं। और यह चीन के बाद दूसरा बड़ा प्लांट है, ठीक है, भारत में, चीन। ठीक, चलिए। सरकार जो है कोल इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। कितने परसेंट की? 2% की। कितने परसेंट की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? 2% की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। अब आप बताइए कि कोल इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? कौन बताएगा? बताइए कन्हैया जी। 1975। ठीक है, वंशता जी, आप लोगों को याद था? ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में हुई थी। इसी साल एनटीपीसी की भी स्थापना हुई थी। एनटीपीसी, इसी साल किसकी स्थापना हुई थी? एनटीपीसी की, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट की। इसी साल स्थापना हुई थी एनएचपीसी की, नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन की स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक, 1975। क्योंकि एक और है इससे संबंधित, एनपीसीआईएल, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसकी स्थापना 1987 हुई है। एनपीसीआईएल 1987। ठीक है, एनपीसीआईएल 1987। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए, तो एनटीपीसी, एनएचपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड तीनों 1975 में है। तीनों कब है? 1975 में। और तीनों महारत्न कंपनियां हैं। कैसी कंपनियां हैं? महारत्न। नोट कर लिया आपने? एक पूछा था शायद स्पेशल का 2023 वाले पूछा था कि इसका जो कोयला का क्या पूछा, राष्ट्रीयकरण पूछा था। 1973 है ना राष्ट्रीयकरण, वो भी पूछा था। तो 73 राष्ट्रीयकरण हुआ है। कोल ब्लॉकों का? क्या सर? कोल ब्लॉकों का राष्ट्रीयकरण? हाँ, कोयला का शायद कोल जो ब्लॉक कोल इंडिया लिमिटेड हो। नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण। नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड तो भारत सरकार का उपक्रम था ही। उसमें 4 ऑप्शन थे। पूछा गया था रानीगंज में पहला खदान कब हुआ था, तो उसको तो 1700 लगभग 71 था। और एक ये है राष्ट्रीयकरण, ये जो कि 1773 शायद है। एक और पूछा था कि विभाग पूछा था, वो हमारी समझ से 1973 है। ये पूछा था 1953 में कुछ था, वो याद नहीं आ रहा। 53-54 में ओएनजीसी था क्या? 1956 है ओएनजीसी? नहीं, वो केवल कोयला से ही था चारों। जैसे रानीगंज में पहला कोयला खनन कब हुआ, तो 1774 था। फिर उसके बाद पूछा कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ, उसी में मिलाने के लिए आया था। फिर वो तो 1772 था। पूछा कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975। फिर एक और पूछ लिया था उसी में, क्या बोलते हैं कि शायद कोल इंडिया का निगम बनना, निगम 1954 में। तो निगम, राष्ट्रीयकरण, ये सब पूछा था जो।
चलिए ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड में 2% की हिस्सेदारी सरकार अपनी बेचेगी और ये ऑफर फॉर सेल के लिए ला रही है। ऑफर फॉर सेल के लिए आप जानते हैं कंपनी एक्ट 2013 के तहत CSR कितना % है? कंपनी एक्ट 2013 के तहत CSR कितना % है? मनीष जी आप बताइए। मनीष जी आप बैंकिंग में हैं, बताइए। नहीं याद है? नहीं सर। अरे आप बैंकिंग में हैं, आपको तो सर जी बोलिए 3% कन्हैया जी। जी सर 2% है। ठीक है मनीष जी 2% है। जैसे आप तो कम बैंक में तो वहाँ पे तो पूरा रहता होगा ना, मैनुअल बैंकिंग मैनुअल रहता है उसका। हाँ सर। चलिए ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये 2% आया इसलिए बताया क्योंकि CSR वाला पूछा भी है। ठीक है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2%। इसको वही कंपनियां देती हैं जो है जिसका क्या बोलते हैं उसको पूरा पूरा कारोबार क्या बोलते हैं टर्नओवर। हाँ उसका टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए कम से कम और उसका नेटवर्थ जो है 500 करोड़ और 3 वर्ष का जो औसतन लाभ कम से कम 5 करोड़। तो ये कंपनियां जो है कि CSR मतलब जो उत्तरदायित्व है ये इसका सामाजिक उत्तरदायित्व जो है निगम वाला ये देती है लाभ के लिए। चलिए ठीक अपने है, लाभ में से। ओके ठीक है। तो ये समझ में आ गया सभी को। 2% CSR, इसको ध्यान रखिएगा। 2% से आपको रिलेट किया था। और जो भारत सरकार है अपनी कोल इंडिया में लिमिटेड में हिस्सेदारी 412 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचेगी और इसे सरकार को लगभग 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है, OFS में ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा गया। पहले सरकार 1% शेयर बेचेगी, फिर और 1% शेयर की बिक्री की जाएगी। ग्रीन शू ऑफर में क्या है कि पहले 1% फिर 1%, यानी एक ही बार में 2% नहीं बेच देगी, ये दोनों अलग अलग बार करके बेचेगी। ठीक है, इसको क्या हो गया भाई, इसीलिए कहते हैं हथियार जरूरी है। आते आते जल्दी जल्दी मुकरा गए। चलिए कोल इंडिया में इन्वेस्टर्स 27 मई से बोली लगा चुके हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। क्या है महारत्न कंपनी? कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी। महारत्न महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14। 14 है ना कि 16? 14 है। इसमें 14 ही 14 है। ठीक है, महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14 है। वो कन्हैया जी थैंक यू। ठीक, कितनी है? 14 है। और 2009 से महारत्न कंपनियों की दर्जा दिए जाने की शुरुआत हुई है। कब से हुई है? 2009 से। ठीक, नोट करेंगे आप लोग कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। भेल है, भेल BHEL भेल, गेल, सेल। भेल गेल सेल। हाँ? आज बहुत लोग नहीं जुड़े। आज कोई लोग बकरीद मना रहे हैं, बकरी उकरी आके सो तो नहीं गए। चलिए, भेल गेल सेल। ठीक, फिर है NTPC, IOC,
ONGC, ठीक, और कोल कितना हो गया 8। नोट करने के बाद आप लोग हमने लिया है एड्रेस अवश्य करिएगा। चलिए, तो भेल गेल सेल, एनटीपीसी, आईओसी और ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड, टोटल 8 हो गए। हटा दें इसको अब। पीएफसी, पीजीसीआईएल, पीएफसी, पीजीसीआईएल, एक आरईसी भी है, आरईसी, एचएएल, लास्ट एचएएल है, बीपीसीएल, एचपीसीएल है, एचपीसीएल और हेल। 14 हो गए। अंकित जी, मनीष जी, मोहित जी, सर 13 हुए। अरे 8 से 14 हो गए। कुछ छूटा क्या? भेल गेल सेल, रुकिए, भेल गेल सेल, एनटीपीसी, आईओसी, ओएनजीसी, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड। अच्छा 7 हुए थे उधर ना, 7 से 13 हुए हैं। एक बचा है, एक कौन सा बचा है? आरईसी, पीएफसी, पीजीसीआईएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एचएएल, हेल और वंशता जी, आप लोग लिखाए थे ना, एक बार सली जी को चेक करिए कौन सा बचा है। कन्हैया जी, याद आ रहा है कौन सा बचा है? एक बार पूरा दिखाइए तो बता दें क्या बचा। अरे इतना तो दिख ही रहा है। पीएफसी है, पीजीसीआईएल है, आरईसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एचएएल और सर और क्या लिखे हैं? भेल गेल सेल, एनटीपीसी, भेल गेल सेल, हाँ, एनटीपीसी, आईओसी लिखे हैं, हाँ, आईओसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया लिमिटेड। अरे ओआईएल है सर, ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक तो भी छूट गया। ओके रोहित जी, थैंक यू। तो 14 हो गए। मनीष जी, आप लोगों के, अंकित जी, हाँ सर हो गए। क्लास समझ में आ रही कि नहीं मनीष जी? आ रही। चलिए ठीक है। मोहित जी, आपको तो जुड़ गए हैं 1 महीने से, तो आपको अब समझ में आने ही लगा होगा काफी। ठीक है, अब देखिए ये होता तरीका। अब इसको आप लोग अगर थोड़ा सा कम करेंगे कल, अगर कल आप लोग काम करिएगा, इसकी स्थापना वर्ष ढूंढ के रखिएगा। अगर आप लोग नहीं रखेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन एक बार ढूंढ लेंगे तो फिर हम पूछ लेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ 2026 कहाँ होने वाला है? अहमदाबाद। कॉमनवेल्थ 2026 अमेरिका में। अरे अब 30 पे ऐसा 26 वाला होने वाला है वहाँ ग्लासगो में। ऑस्ट्रेलिया में था शायद प्रस्तावित, फिर ग्लासगो में, विक्टोरिया में था, अब यहाँ से ग्लासगो चला गया। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में है। कहाँ होने वाला है? ग्लासगो में। पहला तो याद रखिएगा, 2030 देखें, उससे पहले 2026 देखना है।
तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 में उसमें किसको शामिल किया गया? योगासन को। और जो शुभारंभ के दौरान अहमदाबाद में योगासन को शामिल करने की बात की गई है, ठीक है, कहाँ पर? अहमदाबाद में, ठीक है। और ये चैंपियनशिप सारी कैटेगरी में खेली जाएगी, जिसमें ट्रेडिशनल योग होगा, आर्टिस्टिक्स होगा, परफॉर्मेंस होगा, टीम कंपटीशन, मतलब कई सारी प्रतिस्पर्धा होंगी। भारत के कुछ खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, मलखंभ को भी शामिल, क्योंकि भारत इन्हीं में स्वर्ण पदक जीत पाएगा, कबड्डी में, खो खो में, मलखंभ में। क्यों कि नहीं है जी? जीता भी है सर अभी इसका वर्ल्ड कप। वही तो ना, कबड्डी, खो खो, मलखंभ में ये सब धुआंधार मारते हैं। कबड्डी का वर्ल्ड कप और खो खो का दोनों जीत चुके। सर योगासन में भी तो जीतेगा। वही तो बाबा रामदेव को भेज दिया जाए। अरे बाबा रामदेव जब उनके साथ पहुंच जाएंगे, किसके साथ? अरे कौन है हीरोइन उनके साथ? शिल्पा शेट्टी साथ। तो हमें नहीं लगता है कुछ कौनो योग बचेगा। महिला पुरुष दोनों आ जाएगा। गोल्ड से ऊपर अगर डायमंड होता तो भी जीत लेते। चलिए, तो जो अरे भाई बाबा रामदेव भी ना, मानना पड़ेगा योग के क्षेत्र में अपनी। चलिए, हंसना तो अलग चीज है। सर इसी के चलते अपनी कंपनी बना लिए, कितना व्यापार हो गया उनका। देखिए, इसके चलते उनकी कंपनी छोड़ दीजिए, इसके चलते उन्होंने दुनिया को एक टक्कर दे दिया, ठीक है। इसको सोचिए कि दुनिया में एक ब्रांड खड़ा हुआ भारत का, नहीं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हर जगह छाई हुई थी। पतंजलि ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को बहुत भयंकर टक्कर दी है, ठीक है, एक भारतीय ब्रांड को तैयार। पतंजलि सर लेकिन उतना अभी जब से बीच में एक बार वो लगा था ना क्या है जुर्माना, तब से पतंजलि का मार्केट कम हो गया है। भले ही, लेकिन ठीक है, एक ब्रांड तो खड़ा किया उसने। चलिए ठीक है, 4 से 8 जून तक अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा पहला योगासन वर्ल्ड, ठीक है, पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप। वाह भैया, इहो याद रखिएगा, पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 4 से 8 जून के बीच अहमदाबाद में आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 देशों के 500 से ज्यादा एथलीट भाग लेंगे। इहो याद रखिएगा। अभिषेक जी, हमको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि ये लोअर में यह सब उठा दे। चलिए, उसका शूटर रणधीर सिंह का निधन हो गया है। ये रणधीर सिंह शूटर से थे, एशियाई खेलों में इन्होंने पहला गोल्ड दिलाया था, ठीक है, एशियाई खेलों में पहला गोल्ड दिलाने वाले थे रणधीर सिंह, 79 साल के थे। रणधीर 1968 से 1984 तक 5 बार के ओलंपियन भी रहे थे, ठीक है, ओलंपियन। और 1978 में रणधीर ने एशियाई खेलों में ट्रैप शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था, 78 में, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। और 1987 से लेकर 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के ये जनरल सेक्रेटरी थे। मतलब इनका कोई रिटायर नहीं कर रहा था क्या? तो 1987 से लेकर 2012 तक लगातार बैठे हुए थे। और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के भी अध्यक्ष रहे थे ये 1991 से 2015 तक। कहानी भाई लगातार बैठे हुए हैं। 2004 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और हमको लगता है इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। चलिए ठीक है। अरे ये एशियाई जो है उसके अभी अध्यक्ष बने थे। क्वाड देशों के बीच, क्वाड क्या है? 4 देशों का संगठन है जो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच से बना हुआ है। क्वाड का गठन 2007 में हुआ था, लेकिन रीएक्टिव हुआ था ये 2017 में। रीएक्टिव कब हुआ था? 2017 में। मकसद इसका क्या था? हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करना, अंकुश लगाना, और
इसके माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करना। ठीक, इसमें कहाँ गया, हाँ ये वाला है, देखिए क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। 26 मई को नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। ठीक है, तो विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, नई दिल्ली में हुई है। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए हैं। अभी जानते हैं कि मार्को रूबियो और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बीच बातचीत हुई थी। ठीक है, मार्को रूबियो और, ठीक, तो अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है, मार्को रूबियो। जापान के कौन है, अम्मा, पूछ सकता है इसका मैं द फॉलोइंग, देखिए अम्मा जातो, कहाँ पे, आपे। ऑस्ट्रेलिया में कौन है, पेनी वोंग है, कौन है, पेनी वोंग। ठीक है, अम्मा जातो पेनी वेंग, अम्मा जातो पेनी वेंग। ठीक है, अम्मा जातो पेनी वेंग। ठीक, भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई के लिए सिक्योरिटी पर हस्ताक्षर किए और भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक रूप से सहयोग जो बढ़ रहा है उसके में मदद करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स पे आप जानते हैं कि एक अधिकार अभी तक चीन का बना हुआ है, इसीलिए यह सबसे ज्यादा डिमांडेबल भी है। ठीक, उसके बाद है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीता है। क्रिटिकल मिनरल पर आईएएस ने सवाल पूछा इस बार। अरे आईएएस का पूछो मत, करिए ससुरा का क्या पूछा है। ये भी जो अभी ये समझौता वाला सर बता रहे हैं, वो जो जर्मनी चांसलर नहीं आए थे सर भारत, जो एमओयू साइन किए हैं, उसका भी सवाल आ गया था यूपीएस से। अभी प्रिंस जी पूछे हम कैसा हुआ आईएएस वाला, क्या सर मत पूछिए, सुसाइड गड़बड़ कर दिए। अब जीएस गड़बड़ बताएंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, इसलिए सुसाइड गड़बड़ कर दिए। हम मजे ले लिए, हम क्या सुसाइड क्या गड़बड़ कर दिए, कर सर हो गया, क्या बताएं। ठीक है, वैसे प्रिंस जी भी जुड़ गए हैं ग्रुप में, हम क्या ग्रुप में जोड़ दे तो कर रहे हैं, सर जोड़ दीजिए, अभी तो फिलहाल तक बना हुआ है। समझे कन्हैया जी। 10 जुलाई तक लग गया स्टेशन, चला गया ना, 10 जुलाई तक स्टे लग गया। अरे हमको लग रहा रद्द होगा ये, कि बचाओ सर है नहीं कुछ इनके पास, बचाना तो मुश्किल है, बचाने बचाना तो तब बचा लेते, अब तक ये बचा सकते थे। चलिए ठीक है। तो 26 मई को वियतनाम में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप हुई है। कहाँ पर, वियतनाम में अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप हुई वियतनाम में, और इसमें 2 भारतीय रेसलरों ने फ्री स्टाइल में 6 मेडल जीते हैं। ठीक है, 2 गोल्ड मेडल जीता है। एक मोहित जी है, मोहित जी आपका गोल्ड मेडल जीत लिए, बताए भी नहीं, टाफी भी खिलाना पड़ता क्या, हम लोग नहीं मांगते, बता दिए होते। हाँ बताइए। और एक चंद्र मोहन जी हैं, वो जीत लिए, वो भी नहीं बताए, कौन बात नहीं। ठीक है, तो बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। ये भी पेपर में देखिए, अब खिलाएंगे। मोहित जी याद हो गया होगा आपको तो ये क्वेश्चन, गोल्ड मेडल वियतनाम में। चलिए आइए, इसका ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। और भाई साहब 25 मई को ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की और बताया कि भारत को पीछे छोड़कर ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। गजब भाई साहब, भारत को पीछे छोड़ना था। अरे सर, भारत ने ताइवान को जब छोड़ के बना था चौथा, फिर ताइवान ने छोड़ दिया। ताइवान का कुल मार्केट कैप 4,595 ट्रिलियन है, जबकि भारत का 4,92 ट्रिलियन है। ठीक है, ताइवान शेयर मार्केट में उछाल का मुख्य कारण सेमीकंडक्टर एआई इंडस्ट्री की जो बढ़ती मांग है उसमें। ठीक है, और
ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC रही है कंपनी के शेयर इस साल 49% बढ़ गए थे, इस वजह से बढ़ गया। दुनिया के जो शीर्ष शेयर बाजार मार्केट है अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग है। कौन है? अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग है। और भारत का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। कब स्थापना हुई थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? 1875, 1875। वेरी गुड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी वंशिता जी? वंशिता जी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? रोहित जी? 1992 में हुई थी। रोहित जी आप बता दीजिए किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? सर शांता नाम से नहीं, शेरवानी समिति थी। क्या वंशिता जी? सर ये वाला पॉइंट नहीं पता था। शेरवानी समिति? बहुत मार खाएंगे आप लोग, पिछली बार जी बताया था सर। अच्छे से। अभी तो आपसे पूछे ही। बीएससी बताया था, बीएससी में संवेदी सूचकांक और निफ्टी 50 बताया था। बीएससी में एक संवेदी सूचकांक होता है जो 30 ब्लू चिप कंपनियों का होता है। कितनी? 30 ब्लू चिप कंपनियों का। ठीक है। और एक निफ्टी होता है, निफ्टी में कितनी कंपनियों का होता है? 50 होता है। 50। हाँ, निफ्टी में 50। वंशिता जी कभी वो नहीं बताए थे आप। इसीलिए उसका नाम निफ्टी 50 है ना सर। ये बताए थे आप। शेरवानी समिति बस नहीं मालूम थी। बताए थे, आपको ध्यान नहीं होगा। वैसे ये बताइए सूर्या जी, आप तो बीपीएससी कई दिनों से भरते रहे हैं, अगर पेमेंट फंस जाए तो क्या होता है? पेमेंट फंस जाए तो क्या होता है? फंस गया क्या आपका? और क्या, पेमेंट कर दिए, मेरे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उधर दिखा रहा पेमेंट फेल्ड। हम क्या सोच दिमाग खराब कर। अब आज वापस हो जाएगा सर। अब देख रहे हैं 24 घंटे का वेटिंग करते हैं, वेटिंग अगर होता है देखते हैं। 24 घंटे नहीं, 72 घंटे। अच्छा 72 घंटे। तो रीपेमेंट कल मार देंगे। 72 घंटे में लास्ट डेट तो नहीं निकल जाएगा? नहीं। इस बार भाई वंशिता जी बोली सर जी आप भर दीजिए, तो आप हम लोग को मोटिवेट करेंगे, अपने पढ़ेंगे तो हम लोग भी पढ़ लेंगे। हम क्या भरे सर बीपीएससी? हाँ। अभी तो हम भी नहीं भरे। अच्छा, अभी आप इंतजार कर रहे हैं क्या लास्ट डेट का? बस वही हम देख रहे हैं कितने लोग भर रहे हैं। 3 लाख अभी तक भरे हैं लोग। डेटवा बढ़ेगा हमको लग रहा है। चलिए ठीक है, आइए। ये क्लियर है सभी को? IMF की स्थापना आपको पता ही है 1945 में हुआ था। 1944 में 27 दिसंबर 1945। 27 दिसंबर 1945 को IMF की स्थापना हुई थी। और 1944 में एक ब्रेटन वुड जलवा सम्मेलन हुआ था। ब्रेटन वुड जुड़वा सम्मेलन हुआ था। कौन सा सम्मेलन? ब्रेटन वुड जुड़वा सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कौन सा सम्मेलन? ब्रेटन वुड जुड़वा सम्मेलन। क्लियर है? सर करंट जो है इसको पूरा कर लीजिए, उसके बाद करेंगे। जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको हम नहीं पढ़ाएंगे ना।
हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने क्वांटम सेफ कमेटी बनाई है। प्रश्न सीधा बनेगा कि क्वांटम सेफ कमेटी का संबंध किससे है? आरबीआई से है। किससे? आरबीआई से। क्वांटम सेफ कमेटी 25 मई को बनाई गई है और ये फाइनेंशियल सेक्टर में क्वांटम टेक्नोलॉजी में मौका और रिस्क दोनों के आकलन के लिए 8 सदस्यीय समिति है। ठीक है, तो आरबीआई ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में मौका और रिस्क दोनों के आकलन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई है क्वांटम सेफ। ठीक, क्वांटम सेफ टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, रिस्क असेसमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग पे काम करेगी और यह पैनल जोखिमों और चुनौतियों को पता लगा के मूल्यांकन करेगा। आईआईटी मद्रास के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर अनिल प्रभाकर को, ठीक है, अनिल प्रभाकर को क्या बनाया गया है? कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। और क्वांटम हमलों से बचने के लिए क्रिप्टोग्राफी बिल ऑफ मटेरियल का उपयोग किया जाएगा। ठीक, चलिए तो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लीजिए। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 को। एक्ट कब था? 1934 में था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1948 को। अच्छा, सुन रहे हैं आप लोग लग रहा है। जानबूझ के बोल देखे कौन बोल रहा है सही गलत है। आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है, कोई बताइए सबसे पहले ये मुंबई कब लाया गया? आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता से मुंबई कब लाया? पहले कलकत्ता था। हाँ, मुंबई तो ये तो पता ही है ना। ये बताइए कब लाया गया? 37 था क्या? हाँ, 1937। ठीक, तो 1935 में जब स्थापित हुआ तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 इसके पहले गवर्नर असबोर्न स्मिथ थे। 1937 में इसको मुंबई लाया गया और ओ स्मिथ इसके पहले चेयरपर्सन थे। वंशा जी, आपको याद नहीं था 1937 वाला? बताए थे आप लोगों को। नेपाल वाली क्लास के दौरान सब बताया गया था आप लोगों को। इसमें कुछ जैसे एक जो हमें याद है, असबोर्न स्मिथ के पहले गवर्नर थे। बाद में एक कहीं एग्जाम में शायद हम देख रहे थे एक दिन पेपर, तो टेलर वाला पूछा था कि इसके दूसरे गवर्नर कौन थे। तो ये मिलाने वाला पूछा तो टेलर थे जो। और कभी पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के कौन थे, तो सीडी देशमुख। अगर पूछ ले कि गणतंत्र भारत कौन थे, तो रामाराव कोई बेनेगल करके हैं, तो वो थे। चार नाम जो है इम्पोर्टेंट है। तो स्वतंत्रता के बाद कौन बना था? स्वतंत्रता के बाद सीडी देशमुख थे और गणतंत्र के बाद रामाराव बेनेगल। रामाराव बेनेगल, क्लियर है? चलिए, आज वो वाली क्लास भी अच्छी चली थी, क्यों रोहित जी? आज टाइम मिल गया था ना, रोज टाइम मिलता नहीं, भागो भागो उसी देखता सब वही सोचे टाइम पहले निकालें तब जल्दी रहेगा। भारत और कनाडा के बीच सीईपीए हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कब हुआ है? 25 मई को हुआ है। कुलदीप जी माइक ऑन प्लीज। कुलदीप जी,
कुलदीप जी, तो भारत और कनाडा के बीच हुआ है। एक कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी, और पीयूष गोयल जी के बीच में ओटावा में बैठक हुई है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। और ओटावा किस नदी के किनारे है? वंशता जी, हाँ, ओटावा सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। ठीक है। और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। 2030 तक कितना? $50 बिलियन ले जाने का लक्ष्य है। और मार्क कार्नी ने इसे गेम चेंजर बताया। ठीक है, क्या बताया? गेम चेंजर बताया। ये भारत की एक्ट वेस्ट नीति का परिणाम भी है। ठीक है, यह और इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अब तक का। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का सफल ट्रायल कहाँ पे हुआ है? डेमो बोलते हैं इसको, डेमो। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ट्रेन को मंजूरी मिली 27 मई को, चीन से सोनीपत के बीच में चली है। ये तो भैया पढ़ा गया था ना? हाँ, ये वही पढ़ा है, पुराना वाला पढ़ा है। नहीं, लेकिन अभी 27 मई को मंजूरी मिली है। पहले उसका हम लोग खाली भी ट्रायल पढ़ रहे थे। ठीक है, अरे मतलब पहले घोषणा हुई थी सर, अब ट्रायल किया गया। चलिए, तो ये नेट जीरो की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। और नेट जीरो भारत ने लक्ष्य कब तक रखा है? 2070 तक रखा है। हाइड्रोजन तेल के चलने से क्या निकलेगा? यानी बाई प्रोडक्ट क्या होता है? H2O होता है। ठीक है मोहित जी, मनीष जी, हाइड्रोजन ईंधन के जलने से बाई प्रोडक्ट क्या आता है? जल आता है। क्लियर है? चलिए, खत्म हो गया। अब हम आते हैं, श्रीलंका कंप्लीट हो गया था ना मैपिंग में? आज कौन सा देखा जाए? मालदीव देख लिया जाए। जबकि उड़ने वाला कहाँ है? बीकानेर में। तो सर जोधपुर में वो काजरी है, मतलब वो जो एरिन वाला है ना, वो काजरी वाला, बिल्कुल वो उस वाला है। ठीक, उस वाला नहीं, उस वाला है। तो और वो भी क्या है उसका फुल फॉर्म क्या है? वो ट्रॉपिकल करके है ना वहाँ, सेंट्रल एरिक जोन रिसर्च करते हैं। ठीक है, चलिए, इक्रिसैट कहाँ है? इक्रिसैट एक संस्थान है, इक्रिसैट, ये हैदराबाद से। ठीक सर, इक्रिसैट ये भारतीय चावल संस्थान कहाँ है? नहीं, दादरा नगर हवेली पुर्तगाली थे। नहीं, दादरा नगर हवेली फ्रेंच थे शायद। नहीं, सुनिए बताएं, यहाँ पुर्तगाली थे जब शिवाजी ये जो मराठा लोग दौड़ाए थे जब 1954 में इनको। एक बार आप सर्च कर लीजिए। नहीं, सर्च कर लें। देखिए हम आपको बताएं, चंद्रनगर, पांडिचेरी, माहे, एमन, कराईकल यहाँ पर फ्रांसीसी थे। दमनदीव, दादरा नगर हवेली और गोवा यहाँ पुर्तगाली थे। तो जैसे ही भारत आजाद हुआ, चंद्रनगर में क्या चीज वंशा जी? पुर्तगाली है सर। ठीक नहीं, पुर्तगाली है। वो ठीक है, कहानी जैसे 1954 के आसपास मिलाया गया था ना ये। 1954 में। अच्छा, पुर्तगाली थे। ठीक, ठीक सर। तो दादरा नगर हवेली को 1954 में मिलाया गया था। सबसे पहले यही था जो है। अरे ठीक है, दादरा नगर हवेली का जो है इंडिया में किस आर्टिकल के तहत इसको संशोधन के तहत शामिल किया गया है? ये बताइए, किस संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है?
संशोधन नंबर बताना है, किसी को पता है? 9वां संशोधन आप लोग पढ़े हैं? चलिए आइए मालदीव के बारे में चलते हैं, ठीक है। 9वां में क्या हुआ? 9वां पेरूबारी वाद हुआ, 10वां में इसको शामिल किया गया है। दादरा नगर हवेली को 10th के तहत शामिल किया, 10th संशोधन। ठीक सर, आप बताइए। चलिए ठीक है, आइए मालदीव की तरफ चलते हैं, मालदीव के इतिहास के बारे में जानते हैं। मालदीव, ठीक है, मैप आप लोगों के सामने खुल गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत साफ साफ तो नहीं मैप में आ रहा है, तो जो बताएंगे उसे नोट करिए पहले। ठीक है, सर विकिपीडिया पे देखिए, बढ़िया मैप मिल जाएगा। अरे मैप से नहीं मतलब है ना, स्क्रीन छोटी पड़ रही है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। हम लिखते चल रहे हैं, चलिए। स्क्रीन छोटी पड़ जा रही है ना, अब वो टैब की आदत पड़ी हुई, तब इस पे मैक्सिमम जूम भी नहीं कर सकते ना, कितना जूम होगा। नहीं, अगर उस पे विकिपीडिया वाला देखें तो एचडी रहता है ना विकिपीडिया पे। जी सर। लाए भैया, आपके मन की बात करें, नहीं तो आप कहेंगे दिमाग मारते हैं। यही वाला यस सर, मैप नहीं है क्या इसमें? होगा जरूर से। नहीं है। नहीं, आपको होगा जरूर से, ऐसे हंसती है आप। वार्ड मीटर वाला देखिए, उस पे है क्या? उस पे हम सुबह देख रहे थे 2-3 पे, तो वार्ड मीटर वाले बढ़िया मैप मिल जाता है। किस स्टेट का सर किस कंट्री का पढ़ाने जा रहे हैं? मालदीव का, हाँ। जो ऊपर एक वर्ड मीटर वाला था, क्या था वर्ड स्पेक्ट्रोमीटर करके, उस पे था। उस पे हर देश का मैप मिल जाएगा। बैक करिए ना सूर्य सर के पास। एक डाउनलोड करके भेजिए जल्दी से। अरे सर गूगल अर्थ खोल लीजिए, उससे पढ़ा दीजिए। गूगल अर्थ जी, उस पे तो पूरा मैप ढूंढने ना कुछ सब पिक्चर। रुक जाइए, गूगल अर्थ। चलो भैया तुम नीचे। 3D में दिखा भी देगा सब हो जाएगा। मालदीव, मालदीव कहाँ पर है? आपको मैप में दिख ही रहा होगा। यहाँ पर हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। और इससे विषुवत रेखा होकर गुजरती है। हाँ, इसे कौन सी रेखा जाती है? भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक, और भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? बताइए कन्हैया जी। सर 13। कितने देशों से गुजरती है? 13। वो 13 देश कौन कौन से हैं? 13 देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, फिर एक है साओ टोम, गैबन, कांगो, फिर कांगो DRC, और उसके बाद युगांडा,
केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। एक क्रम है सर। इको ब्रा गैकाका यूकेसो। पहले आप लोग लिख लीजिएगा सभी लोग, मनीष जी, मोहित जी। भाई इतना ध्यान रखना है कि जो भी हम क्रम से कर दिए और साओ टोंग को यहाँ आप कर दीजिए, बीच में लाना है। ब्राजील और गैबन के बीच में। इको ब्रा गैकाका यूकेसो, ठीक है, यूकेसो। हो गया इको ब्रा गैकाका यूकेसो माइकी, फिर साओ टोमे, ब्राजील और गैबन के बीच। नोट कर लिया आप लोगों ने, मोहित जी, मनीष जी? जी सर। चलिए, ई से है इक्वेडोर, लिखिएगा इक्वेडोर। कल आप लोगों को उसकी राजधानी लिखनी है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबन, ब्राजील हो गया, फिर साओ टोमे, ठीक है, साओ टोमे, गैबन, फिर कांगो, कांगो, फिर कांगो रिपब्लिक, तो कांगो, कांगो रिपब्लिक, युगांडा, केन्या, सोमालिया, युगांडा, केन्या, सोमालिया, हो गया युगांडा, केन्या, सोमालिया, नहीं, यूकेसो, हाँ, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, ठीक, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। नोट कर लिया आप लोगों ने, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। हो गया, सभी हो गया ये। 13 देश हो गए सभी के। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो मालदीव आ गया, मालदीव से भूमध्य रेखा पर गुजरती है, ठीक, और यह अपनी आजादी से पहले किसके अधीन था? ब्रिटेन के अधीन था। कल आप लोगों को इसकी राजधानी भी लिख के और याद करके रखनी है।
चलिए, इकोब्रा का काका यूकेशो माइकी साटो। इकोब्रा हवा चल रही क्या सर? बहुत तेज चल रही है। चलिए एक एक बार सब लोग बोलिए। चलिए बोलिए, कौन बोलेगा? बोलिए सूर्या जी, सबसे पहले आप ही बोलिए। सर मीटर हटा दिए सर, लिख नहीं पाए थे। अभी लिख नहीं पाए थे? हम तो सोचे आप बोलने जा रहे हैं आप लोग। रुकिए। सर मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, आप ही बोल दीजिए। इकोब्रा के काका यूकेशो माइकी साटो। इकोब्रा के काका, अब लिखा जाएगा सूर्या जी? जी सर, इकोब्रा के काका यूकेशो सो। सूर्य सर आप लिखे नहीं थे क्या इसको? मैं लिख लिए थे सर, एक बीच में लास्ट वाला छूट गया। कैसे छूट जा रहा सर? यूकेशो माइकी साटो, माइकी साटो। चलिए तो साटो यहाँ आएगा। साटो बीच में आएगा सर, तो फिर कैसे इधर? अरे नहीं, वो पहले हम बनाए थे तो बाद में पता चला कि ये बीच में है, तो साटो को ब्राजील और गैबन के बीच में रखिएगा, जो गिनी की खाड़ी। सेट कर लीजिए सूर्य साहब, उसको सेट कर लीजिए अपने साथ। हाँ इकोब्रासा कर लीजिए ना, इकोब्रासा गैकाका यूकेशो माइकी। हाँ ये सही। इकोब्रासा गैकाका यूकेशो माइकी। चलिए अब डिफाइन कीजिए। सर आज, अरे आज मौसम बहुत सही है। अब बोलिए सर। हाँ बोलिए। इकोब्रासा गैकाका यूकेशो माइकी। इकोब्रासा गैकाका यूकेशो माइकी। चलिए मोहित जी आप बोलिए। मोहित जी मनीष जी इकोबा गैकाका यूकेशो माइकी। ब्राजील गैबन के बीच साटो है। ब्राजील और गैबन के बीच साटो है, यानी साओ में। ठीक, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं बार बार। ठीक है, तो इकोब्रासा गैकाका यूकेशो माइकी। ठीक, वंशा जी आप बोलिए। इकोब्रा गैकाका यूकेशो माइकी साउटोम ब्राजील और गैबन के बीच में। चलिए राजेश जी। राजेश चलिए, तो इसका एक नाम याद रखिएगा। और यह आजाद होने से पहले ब्रिटेन के सत्ता के अधीन था। किसके अधीन था? ब्रिटेन के सत्ता के अधीन था। चलिए सर अभी यूपी वाला भी पढ़ना है, थोड़ा तेज पढ़ाइए। हाँ तो 11 बजे हम इसको रोक देंगे, तो इसका मतलब है नहीं है 11 बजे रोकेंगे। करंट अफेयर से चल गया ज्यादा टाइम ना, हम सोचे थे आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन 2 दिन का करंट अफेयर भेज देते, कल से 1 दिन का भेजेंगे, इसी की निपटा दे पहले।
सर 4 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, बहुत छोटा तो है। हाँ वही बताना है, कुछ नहीं बताना है। तो देखिए जो हाँ। मालदीव है ब्रिटेन के अधीन था, और मालदीव आजाद कब हुआ था? मालदीव 65 में से 65 में। हाँ, मालदीव जो है वह आजाद हुआ था 1965 में। 1965 में शायद आजाद हुआ, 68 में रिपब्लिक बना। 65 में आजाद, 68 में रिपब्लिक। और इसमें एक दो चीज 1965 इम्पोर्टेंट है, यही यहाँ का एक परवाल जो है अट्टू है, और यहाँ से विश्व रेखा गुजरती है। इसका एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, क्या नाम है, जो इंडिया के सहयोग से एक एयरपोर्ट बन रहा है, क्या नाम है उसका? हनी माधु सांधु, क्या है नहीं। उसका? हनी माधु। हनी माथू। हनी माधु एक एयरपोर्ट, इसकी राजधानी माले है, और इसका बिलंगा की कोई इसकी सबसे ऊंची चोटी है। बस खत्म तो हो गया, बस यही सब है। ठीक है, चलिए। तो मालदीव की आजादी ये मुख्य रूप से परवाल द्वीप से बना है, बस। ठीक, प्रवाल द्वीपों का समूह है, प्रवालों का समूह है। और हनी माथू था ना? जी सर, हनी माथुर। हनी माथुर पिछले साल तो न्यूज में था, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें, मोदी जी शायद इसका यहीं से किए थे ना, ये वर्चुअली उद्घाटन। हनी माथू एयरपोर्ट है, अड्डू एटाल है। और जो डियोगो गार्सिया शायद इसी के नियंत्रण में था, डियोगो गार्सिया। नहीं, मॉरिशस है। मॉरिशस, सॉरी। और 99 साल के पट्टे पर जो है वो ब्रिटेन ने लिया उसको, अभी उसको सौंप भी दिया है, मतलब लेकिन पट्टे पर तो वापस कर दिया ना ब्रिटेन, वापस कर दिया लेकिन पट्टे पर रहेगा, लीज पर। लीज अभी उसका बना रहेगा, क्योंकि वहीं पर उसका क्या बोलते हैं, सैन अड्डा। सैन अड्डा है अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का। चलिए, तो इसको यहीं रोका जाए। इसमें एक इम्पोर्टेंट और है, ये ध्यान, जैसे एक बार इसका पूछा गया है, शायद 1-2 साल पहले वनडे एग्जाम हम देख रहे थे एक पेपर, तो उसमें पूछा गया था कि मालदीव की भाषा क्या है। कोई बताइए, किसी को भाषा पता हो तो, इसकी लैंग्वेज क्या है, ये पूछा गया था। तो दिबेही है इसकी लैंग्वेज, ध्यान रखना, दिबेही। जैसे सिंघली भाषा कहाँ की, श्रीलंका की, यहाँ की भाषा क्या है, दिबेही। इंपॉर्टेंट इतना है, दिबेही, अट्टू, हनीमांधु, विश्व रेखा 20 गुजरते, माले यहाँ पर स्थित है, परवाल द्वीपों का समूह है। कौन सा परवाल का प्रकार है, एटॉल। खत्म हो गया मालदीव, यहाँ से 20 से विश्व रेखा जाती है। 1965 आजादी, 68 रिपब्लिक, यही तो सर। हाँ, नोट कर लिया आप लोगों ने, सभी लोगों ने। सर ये अड्डू क्या है? अड्डू एक अटॉल है, अटॉल द्वीप है। अरे अड्डू ऐसे ही है जैसे एक आदम पुल का नाम सुने, वो कुछ दिन पहले सुनाई दिया था कि राम भगवान का जो बनाए थे पुल, आदम पुल अभी जिंदा है। तो पुल जो है वो भी परवाल द्वीपों का समूह है, वो मतलब परवाल बिछा हुआ है, तो थोड़ा ऊपर आ गया है। तो पुल अड्डू एक शहर है ना यहाँ पे। हाँ, तो लेकिन अड्डू जो है थोड़ा एटोल क्या होता है, अब एक पूरा द्वीप बना लिया, मतलब एक प्रकार से सिटी बन गया है, वहां का एक नगर हो गया है अड्डू। चलिए, अब समझ में आया? आइए, आइए। हम लोगों ने जो कल कोड पढ़ा था, हाटा मुगल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हाटा मुगल। वो तो सर हो गया था ना, नहीं। आईएसपी के हाथ में हम जोड़ना चाह रहे हैं। तो जो पढ़ा था हाटा, ठीक है, ए से क्या था? अरब थे। कौन सा आक्रमण?
अरब आक्रमण, ठीक। तो जो अरब आक्रमण थे यहाँ से बाना चाह रहे हैं ना हम। कल हम लोगों ने कोड पढ़ा था खाली, और आज इसको डिकोड। कासिम वाला तो उस दिन हम लोग हज्जाज काफी विस्तृत पढ़ लिए। अरे बहुत विस्तृत पढ़ा गया था, लेकिन उस दिन सब लोग यही कहे सर जी एक बार फिर से पढ़ाइएगा, कुछ गड़बड़ हो गया। देखिए जो अरब आए, अरबों में सबसे पहला भारत में आक्रमण जो करता है वो कासिम करता है। कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम करता है, ठीक। कौन करता है? कासिम। कासिम जो आता है वो 712 में आता है। कब आता है? 712 में आता है। और आक्रमण किस पे करता है? दाहिर पर करता है। किस पे करता है? दाहिर पर। और दाहिर कहाँ का राजा था उस समय? सिंध का। सिंध का, ठीक है। कहाँ का था? सिंध का था, ठीक। तो कासिम का आक्रमण भारत में सबसे पहली बार होता है, और इसके बाद जो है अलग अलग लोगों का आक्रमण शुरू होता है। सबसे पहला कासिम आता है, उसके बाद अलग अलग लोग आक्रमण करते हैं। यहीं से तो सर पहला जौहर भी हुआ था ना, दाहिर की रानी जो थी। अब दाहिर की रानी क्या थी? कमला, क्या नाम था? रानी बाई करके कुछ नाम था सर। मुझे नाम नहीं याद है, आप रानी लोगों का ज्यादा नाम माना याद जाता है कि इतिहास का पहला जौहर यही है। सूर्या जी, रानी लोगों का नाम ज्यादा याद रखना सोच सोच के, हैं? नहीं राजा सर, लोगों का नाम नहीं याद हो रहा है। राजा का नाम भी याद है सर, ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, मजाक कर रहे हैं, ठीक। तो जो कासिम है, इसके आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? पहली बात तो परिणाम क्या हुआ? पहला परिणाम, जो चरक संहिता थी। कौन सी संहिता? चरक संहिता। चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हो गया। किस भाषा में? अरबी भाषा में। नोट कर लिया आप लोगों ने? और ब्रह्मगुप्त, इसका एक क्वेश्चन पूछा था चरक संहिता पर सर। हाँ। 21 पूछा, 23 में पूछा, 23 में शायद, 23 में है ना, पूछा था चरक संहिता में कितने अध्याय है? 120 था। आपको याद है जब पूछा था? 23 में ही पूछा। 23 वाले में था, लेकिन ये 120 अध्याय वाला नहीं आते। हाँ, चरक संहिता में कितने अध्याय? 120। किसको मिला है क्वेश्चन? किसी को मिला है करते हुए प्रीवियस ईयर में? हाँ मिला तो है, लेकिन ये हमको याद नहीं कि चरक है कि अर्थशास्त्र वाला शायद एक बार पूछा था क्या? नहीं, चरक वाला ही पूछा है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम था ब्रह्म सिद्धांत। ये पूछा था जो है पहली बार जो है 23। तो ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का नाम क्या है? ब्रह्म सिद्धांत। और ये लेके गए अरब में, जहां पर अलफ जारी ने, किसने? ठीक है, अलफ जारी। कौन थे? अलफ जारी। हम सही से लिखे नहीं, लेकिन आप सही से लिखिए, अलफ जारी का अब, ठीक है। चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हो रहा है। ब्रह्म सिद्धांत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो रहा है। किसमें? ब्रह्म सिद्धांत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो रहा है। और साथ में खगोल शास्त्र पे पुस्तक जो थी
ये वारा पूछा मिहिर, जिसको किताब उल जिज कहते हैं, खगोल शास्त्र पुस्तक। उसका भी तो हुआ था पंचतंत्र का कालीन दिमना। बता रहे हैं खगोल शास्त्र की पुस्तक का अलफजारी ने, इसमें अलफजारी अलफजारी ने किताब उल जिज, किताबुल जिज के नाम से की थी। इसके अलावा पंचतंत्र का अनुवाद हुआ था। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। हो गया खगोल शास्त्र, अलफजारी। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है खगोल शास्त्र की जो पुस्तक थी वो किस नाम से छपी थी अरबी भाषा में? क्या था? एक ऐसे ही पुस्तक है जयसिंह जो सवाई थे, क्या नाम? हाँ, शाही करके नाम है। जिज मोहम्मद शाही थी ना किताब? जिज मोहम्मद शाही, उनकी भी खगोल शास्त्री पर ही किताब थी। चूंकि राजा जयसिंह द्वितीय ने 5 स्थानों पे जंतर मंतर की स्थापना की थी, और उन्हीं ने जो है एक खगोल शास्त्र पर एक पुस्तक की भी रचना की थी जिसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। 5 जंतर मंतर, एक था मथुरा में, एक दिल्ली, एक जयपुर, एक वाराणसी, 4 एक जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा। अरे उसका ये था कोड उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। जयसिंह ने 5 स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित की थी, भी लिख लीजिएगा। जयसिंह ने नक्षत्र वेधशाला, हाँ, जयसिंह ने 5 नक्षत्र वेधशालाएं बनाई थी। और कहाँ थी? दिल्ली, जयपुर, हो गया, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। और इसमें एक शायद दिल्ली का जंतर मंतर है जिसको यूनेस्को साइट में रखा गया है। वो कब रखा गया है कोई बता सकता है? 2010 है शायद, 10 है ना सर? कैसे फिर से दिल्ली की जंतर मंतर को यूनेस्को हेरिटेज का दर्जा कब दिया गया? शायद 2010 है। दिल्ली जंतर मंतर, ये मुझे नहीं याद है। सूर्य सर? हाँ सर, दिल्ली है शायद सर, 7 है, देख लीजिए, 10 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो जिज मोहम्मद शाही, ये जयसिंह ने 5 नक्षत्र शालाएं दिल्ली, क्या चीज? 2010 में, हाँ, 2010 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। गुड, 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। आज बड़ा देर बाद नितिन सर का। अरे आज बड़ा मैं जुड़ा हूँ, बोल नहीं रही सर, सिर दर्द हो रहा है। सर आप जुड़िए, जो है अब तो जुड़िए, अब तो परीक्षा आ रही है पास में। हाँ मैं जुड़ा था लेकिन बोल नहीं रहा था, तो शुरू से जुड़ा हूँ। कल कहाँ थे? अच्छा सर, ये जिज मोहम्मद शाही जो है, रचना सवाई जयसिंह द्वितीय की है, तो मोहम्मद शाही के काहे नाम से रखा गया है? अरे जैसे उस पे थी ना, ये जैसे नक्षत्र पे थी, तो नहीं तो मोहम्मद शाह लिखने क्या नाम था? जैसे जो
किया होगा भैया अनुवाद। नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, सुनिए राकेश जी, इसमें एक खेला है। जो जयसिंह हैं किसके शासनकाल में थे? मुगलों के शासनकाल में थे ना। तो मुगलों को प्रसन्न करने के लिए, आप जानते ही हैं, आपको हमसे अगर कुछ लेना है तो आप सर जी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हाँ? अरे मोहम्मद का अर्थ होता है भगवान। वही मुस्लिम भाषा में। तो जो हजरत मोहम्मद साहब थे ना, उन्हें लिखे होंगे। नहीं तो इसीलिए तो कि पूरा उसमें हजरत मोहम्मद साहब का नहीं है, वो खगोलकी पे लिखा हुआ है, खगोलकी पे। बस ये इसलिए नाम दिया गया था कि ऐसा ना हो कि मोहम्मद को जो है, मोहम्मद को भगवान माना जाता मुस्लिम में, इसलिए जो है। अरे सर, दे रहा है कि ये उस टाइम मोहम्मद शाह मुगल बादशाह थे, तो उनको भेंट किया था इस किताब को, इसमें सवाई जैसे, इसी वजह से उनके नाम से। तो वही तो कह रहा है, खुश करने के लिए राजा को। हम तो आपसे पहले ही बोले इनडायरेक्टली कि राजा को खुश करने के लिए किया गया है। भाई आप खुद ही सोचिए ना कि आप मेरे नाम से पुस्तक क्यों लिखेंगे? हा? कल को सिलेक्ट हो जाएंगे, आप अधिकारी बनेंगे, मेरा नाम क्यों लेंगे? होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सर को प्रसन्न दिया जाए। ठीक, चलिए, तो इसका आक्रमण हो गया, अरबों का आक्रमण हो गया, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद तुर्कियों का आक्रमण होता है। किसका होता है? तुर्कियों का। ये लिखा है कि नहीं आप लोगों ने? कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। चलिए, जो लोग नहीं लिखे होंगे बाद में सुन के लिखेंगे। ठीक, चलिए हटाते हैं इसको। इसके बाद किसका आक्रमण होता है? तुर्कों। तुर्कों में सबसे पहले अलप्तगीन। ठीक, अलप्तगीन ये यामिनी वंश से था। किससे था? यामिनी वंश से। इसलिए इसकी उपाधि क्या नाम है इसका? अब महमूद गजनवी की उपाधि यामनुद्दौला भी है ना। यामनुद्दौला। ठीक है, और इसका जो सामना है, इसका जो साम्राज्य है, ठीक है, अलप्तगीन, यह मध्य एशिया में अपने स्वतंत्र साम्राज्य की क्या करता है? स्थापना करता है। अलप्तगीन के बाद आता है सुबुत्तगीन। कौन आता है? सुबुत्तगीन। ठीक, सुबुत्तगीन। चलिए, सुबुत्तगीन पहला भारत पर जो तुर्क आक्रमण था वह सुबुक्तगीन ने हुआ। क्योंकि जो अलप्तगीन आया था वो पश्चिम में ही रुका हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम की तरफ ही रुक गया था, आगे नहीं बढ़ा था। लेकिन जो सुबुक्तगीन है वो कहाँ आ गया था? दिल्ली तक अटैक करने आ गया था। ठीक,
चलिए सुबुक्तगीन के बाद आते हैं महमूद गजनवी। कौन आता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी को आज नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़िए, जाने दीजिए। महमूद गजनवी के बारे में इनका बहुत सारा आक्रमण है, कई सारा है, ठीक है, सारा देखा जाएगा कल एक साथ में। महमूद गजनवी कल ये आक्रमणकारी कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर आज भी नहीं तो आज आगे बढ़ेगा ना। अब इसका 2 आक्रमण जो है इंडिया में फेमस है। एक है नागरकोट पर आक्रमण जो 1009 में, एक है सोमनाथ पर आक्रमण। अरे अब देखिए, दरअसल क्या है ना कि 2 आक्रमण पढ़ने के चक्कर में पता चला कि जो ना हिसाब से लोअर बनाया था ना वो हवा नहीं देगा, फिर लोअर बचाना है। लेखपाल बड़े इधर उधर हुआ है। सूर्या जी, लेखपाल बचाना है, लोअर भले धोखा दे दिया लेकिन लेखपाल बचा लेना है।